हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। इन टुडेज न्यूज़ वी आर गोइंग टू सी अबाउट इंटरनेशनल न्यूज़। थोड़ी सी ज़्यादा होंगी आज। ओके, स्पेशली रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फॉर दैट वी विल गो टू एडिटोरियल। ये जो फर्स्ट पेज का जो न्यूज़ है, बिलावल्स कमेंट ऑन मोदीज अनसिविलाइज्ड इंडिया position. So we will look at this news comprehensively at the editorial page. After that, we are going to see about GI tag, which is in news recently, and then we will continue our discussion on India-China border standoff at Yangtze in Tawang sector of Arunachal Pradesh by looking at that how China is developing border villages on its side near LAC, where the Indian Army officer has drawn a connection between that and the recent problem at the border issue. So we will see that also. Along with that, we will take other news also which are important for today. So let's start. The first is Bilawal's comment on Modi uncivilized, says India. So Arindam Bagchi, who is spokesperson of Ministry of External Affairs, okay, he has said that he is talking about the Pakistan sponsored, supported and instigated terrorism. So he is saying that cities like New York, Mumbai, Pulwama, Pathankot and London, they are among many that bear the scares of Pakistan sponsored and supported terrorism. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में जो एक ब्रीफिंग चल रही है अबाउट द काउंटर टेररिज्म measures, so they are talking about that. तो वो इसका एक बैकग्राउंड है. So we are going to see this news in detail at the editorial page now. So today we will also see about Kashi Tamil Sangamam, which will unite the country and connect the different languages, says Amit Shah. So Kashi Tamil Sangamam, it is an attempt to bring a cultural renaissance that will unite the country and connect different languages, says Union Home Minister Amit Shah. तो एक इंडियन गवर्नमेंट का प्रोग्राम है एक भारत श्रेष्ठ भारत, विच स्ट्रेस ऑन यूनिटी ऑफ द कंट्री. तो उसके अंदर ये काशी तमिल संगमम जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है. तो अगर आप देखेंगे काशी और तमिलनाडु, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो दे बोथ हैव बीन दी अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर हिंदूज ट्रेडिशन, बुक्स, फिलोसफी एक्सेट्रा. उसके साथ साथ इनका एक एंशियंट कनेक्शन भी रहा है. बहुत सारे फिलोसफर्स जो हैं तमिलनाडु से, उन्होंने काशी विजिट किया है. तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो एक कल्चर भी होता है कि शादी के पहले जो ब्राइड ग्रूम होता है उससे कहा जाता है कि पहले आप काशी विजिट करके आओ, उसके बाद शादी होती है. सो दिस कनेक्शन बिटवीन दिस टू प्लेसेस, काशी दैट इज वाराणसी एंड तमिलनाडु, इज वेरी डीप एंड वेरी ओल्ड. तो इसी को फिर से एक्सप्लोर करने का एक प्रोग्राम है दैट इज कॉल्ड एज काशी तमिल संगमम. अलॉन्ग विद दैट, अगर आप आज की बात करेंगे तो लाइक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विच कॉल्स फॉर स्ट्रेस ऑन मदर लैंग्वेजेस, इंस्ट्रक्शन ऑन मदर लैंग्वेजेस अप टू क्लास 5. तो यहाँ पे जो इसकी भी बात आई है, द यूनियन होम मिनिस्टर इज स्ट्रेसिंग ऑन द यूज ऑफ मदर टंग फॉर इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज. ही हैज ऑल्सो स्ट्रेस्ड ऑन imparting medical, technical and legal education also in Tamil. The next is Wayanad Rice Festival promotes climate resilient crops. तो यहाँ पे देखिए वयानाद जो है एक केरला में जगह है. सो वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है थनाल. So this Thanal, it is experimenting for the unique conservation experiment where 300 climate resistant varieties of traditional rice has been grown on 1.5 acre of land. Okay, तो यहाँ पे इसका एम क्या है थनल के इस प्रोग्राम का? द इनिशिएटिव एम्स टू सेंसिटाइज पीपल टू द सिग्निफिकेंस ऑफ कंजर्विंग ट्रेडिशनल क्रॉप्स दैट हैव द एबिलिटी टू विथस्टैंड हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस. नाउ ऐसा प्रमोट क्यों किया जा रहा है? ट्रेडिशनल राइस वैरायटीज को प्रमोट क्यों किया जा रहा है? सो इफ यू विल जस्ट सी दैट मैनी फार्मर्स दे हैड स्टॉप्ड कल्टिवेटिंग ट्रेडिशनल राइस सीड्स आफ्टर हाइब्रिड राइस वैरायटीज बिकेम पॉपुलर अंडर द मिसकॉन्सेप्शन अबाउट द फॉर्मर. मतलब जो ट्रेडिशनल राइस वैरायटीज हैं दैट गिव्स लो प्रोडक्टिविटी विच इज़ नॉट ट्रू. तो इसी को वो ख़त्म करना चाहते हैं. ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि भाई आप न्यू हाइब्रिड राइस वैरायटीज कीजिए, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, और इसके वजह से क्या होगा कि फार्मर्स दे स्टॉप कल्टिवेटिंग द क्लाइमेट रेजिस्टेंट ट्रेडिशनल वैरायटीज. नाउ देयर आर सम बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल वैरायटीज. पहली बात तो जो इनपुट कॉस्ट होता है ट्रेडिशनल राइस कल्टिवेशन का वो काफ़ी लो होता है. Then they are resistant to pest and disease, and also it has very high nutritional values. Now if we just see an example, black rice varieties, they are rich in minerals like zinc, iron and other nutrients.
and the government is now trying to supply fortified rice by artificially adding minerals and nutrients to hybrid rice varieties. इसका मतलब कि एक तो जो हमारे ट्रेडिशनल राइस वैरायटीज हैं उनके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पहले से ही प्रेजेंट थे, उसको स्टॉप किया गया, फिर हाइब्रिड राइस वैरायटीज होने लगे। तो अब गवर्नमेंट क्या करिए कि हाइब्रिड राइस वैरायटीज के अंदर देयर आर लैक ऑफ दिस मिनरल्स विच वर फाउंड इन ट्रेडिशनल राइस वैरायटीज, बट नाउ अब हाइब्रिड राइस को और न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए दे आर फोर्टिफाइंग इट विद द मिनरल्स। द नेक्स्ट इज 5 agricultural products of Kerala gets GI tag, taking the total count to 17. Now what is this GI tag? This is geographical indication tag. ओके कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट्स जो भी होते हैं विच हैव जोग्राफिकल ओरिजिन, जिनकी स्पेशलिटी जो है वो किसी पर्टिकुलर जोग्राफी में पाई जाती है, उनको ये जीआई टैग दिया जाता है टू कंजर्व द आर्ट और टू कंजर्व द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कि इसका कोई कॉपी ना हो। तो दैट इज गिवन अंडर द दैट इज द एम ऑफ जीआई टैग। जीआई रजिस्ट्री जो इंडिया का है वो चेन्नई में बेस्ड है, ठीक है, एंड इट इज गिवन अंडर द जोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर गुड्स registration and protection act 1999. Since India is a member of World Trade Organization, so India has enacted that act for giving GI tag to Indian products. कुछ दिन पहले असम का जो ट्रेडिशनल गमछा होता है जो कंधे पे लिया जाता है, ओके, गोमचा भी कहते हैं उसको, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। अब जो केरला से जो 5 प्रोडक्ट्स हैं, दे आर अट्टापड्डी, अट्टू कुंबू, अवारा दैट इज अ बीन्स, अट्टापड्डी, थुवारा रेड ग्राम, ओनातुकारा एल्लू दैट इज सीसेम, देन कंदलूर वत्तवड़ा वेलुथुल्लू दैट इज गार्लिक, एंड देन कोडुंगल्लूर पोट्टुवेलरी इट इज स्नैप मेलन. They are the latest geographical indications products in Kerala. Now coming to the editorial, countering terror, all nations must come together against groups targeting the civilians. So यहाँ पे देखिए, this is very nice article which shows कि टेरर को ग्लोबली फाइट करने के लिए क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि दैट ऑल कंट्रीज दे आर नॉट यूनाइटेड, ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें। तो जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर, ही हैज़ लिस्टेड 4 ट्रबल्स टू बेटर काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन। ये 4 हर्डल्स क्या हैं? पहला तो स्टेट सपोर्ट फॉर फाइनेंसिंग टेरर, की जो स्टेट है, कुछ कंट्रीज है वो खुद सपोर्ट करती हैं थ्रू फाइनेंस, ठीक है। देन मल्टीलैटरल मैकेनिज्म्स दैट आर ओपेक एंड एजेंडा ड्रिवन। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे मल्टीलैटरल मैकेनिज्म मतलब क्या, जैसे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई प्रपोजल आया टू लिस्ट सम ऑफ द टेररिस्ट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शन लिस्ट 1 to 6 7, तो वहाँ पे चाइना जो है वो उसको उसके ऊपर टेक्निकल होल्ड कर देगा, ठीक है ना। देन डबल स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिटिसाइजेशन ऑफ काउंटरिंग टेररिज्म अकॉर्डिंग टू वेयर टेरर ग्रुप्स बिलोंग। अब टेरर ग्रुप्स, अभी जो मैं नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करूंगा टर्की के बारे में, ये आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। टेरर ग्रुप जहां बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से कंट्री उसको सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। जैसे कि अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल में देखेंगे कि जैसे सीरिया की बात होगी नेक्स्ट एडिटोरियल आर्टिकल में, तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप को टर्की सपोर्ट करता है, एक ग्रुप को यूएसए सपोर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि टर्की और यूएसए दोनों नाटो के मेंबर हैं, फाइन। सो अब वो टेरर ग्रुप सीरिया में है या वो टेरर ग्रुप किसको सपोर्ट करता है, उसके हिसाब से कंट्री उसको सपोर्ट करेंगी या बैन करेंगी, ठीक है। एंड देन द यूज ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजी सच एज ड्रोन्स एंड वर्चुअल करेंसी बाय टेररिस्ट। सो दीज आर द 4 हर्डल्स फॉर काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन इन द वर्ल्ड। अब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है विच इज़ वन ऑफ द परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इंडिया इस महीने चेयर है, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हर महीने चेयर बदलते हैं, तो दिसंबर 2022 में इंडिया इज चेयरिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक स्पेशल ब्रीफिंग चल रहा है, दैट इज ग्लोबल काउंटर टेररिज्म अप्रोच विच वॉज कन्वीन्ड बाय इंडिया बिकॉज इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूँ कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप भी बड़ी अनोखी है। एक तो इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, दैट इज यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना। तो इनकी मेंबरशिप जो है ये हमेशा मेंबर रहते हैं, ठीक है, इनके पास वीटो पावर भी है। एंड द सेकेंड वन इज 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हु आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 2 years. सो इंडिया हैज बीन द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 8 times.
and currently India is the non-permanent member and its membership will end after December 2022. तो यहाँ पे ये जो मीटिंग चल रही है ओके, तो यहाँ पे ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म जो है एंड सैंक्शन रिजीम्स विच वर लॉन्च्ड आफ्टर 9/11 नाउ दे आर डिसएबल्ड। वो हम कैसे देख सकते हैं, जब अफगानिस्तान से एग्जिट करना था यूएसए को, तो यूएसए ने क्या किया, यूएसए स्टार्टेड होल्डिंग टॉक्स विद तालिबान। तालिबान का जबकि पास्ट रिकॉर्ड खुद अच्छा नहीं था टेररिज्म को लेके, ये सबको पता था कि अगर एक बार तालिबान आ गया अफगानिस्तान में, देन अफगानिस्तान विल बिकम द सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। अभी कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ भी पढ़ा था कि दैट मैनी ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप्स इन पाकिस्तान दे आर शिफ्टिंग बेस टू अफगानिस्तान। ओके, दिस दोहा एग्रीमेंट, यूएस ने और तालिबान ने एक एग्रीमेंट साइन किया, दोहा एग्रीमेंट, जिसने दो चीज़ों को किया, दो चीज़ों को उसने पेव किया। एक तो यूएस विड्रॉवल फ्रॉम अफगानिस्तान, दूसरा तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान। फाइन। उसके बाद जयशंकर ने एक और चीज हाईलाइट किया है जो अभी मैंने आपको बताया कि जो P5 मेंबर्स हैं दे कंटिन्यू टू ब्लॉक द डेजिग्नेशन ऑफ पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट इंक्लूडिंग 5 विच वर नेम्ड दिस ईयर फ्रॉम LET एंड JEM। LET एंड JEM क्या है, लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद, these are the terror groups against India. They have carried out attacks in India and they are based in Pakistan. Okay, उसके बाद इंडिया चाहता है कि उसने 1996 में जो प्रपोजल दिया था दैट देयर शुड बी अ कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिस्ट और ऑन इंटरनेशनल टेरर, उसको एक्सेप्ट किया जाए, बट वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। Okay, so now New Delhi is attempting at highlighting the issues during the last few weeks of its 2-year university tenure was apt and it was built up to the briefing with conference in India including a UN counter-terrorism committee meeting and no money for terror conference, जो दोनों इंडिया में हुए इस बार, एंड इंटरपोल कॉन्फ्रेंस ऑल्सो विच हैपेंड इन इंडिया। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अब टेररिज्म को लेकर बातें चल रही हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान विल बी इन फोकस ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि दैट पाकिस्तान इज द एपिसेंटर ऑफ ऑल टेरर एक्टिविटीज़। तो इसके रिप्लाई में जो भुट्टो हैं, ओके, भुट्टो जरदारी, जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पे एक पर्सनल अटैक्स किए रिलेटेड टू 2002 गुजरात राइट्स। सो यहाँ पे व्हाट इज द वे आउट, the way out is that reinvigorating the global agenda and counter-terrorism architecture by emphasizing the need for unity on these issues. अब जैसे कि मैंने आपको टर्की का एग्जांपल दिया था, now let's talk about the Turkey. That Turkey should use its geopolitical advantage to crush, should not use its geopolitical advantage to crush Syrian Kurds. ठीक है ना। तो टर्की ने रिसेंटली अटैक्स कैरी आउट किया है इन सीरियाज कुर्दिश टाउन, ओके, और टर्की जो है इट हैज़ ब्लेम्ड इस्तांबुल में कुछ अटैक्स हुए थे, ठीक है। तो टर्की हैज़ पुट द ब्लेम ऑन कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, ओके, एंड पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज YPG विच इज़ अ सीरियन कुर्दिश मिलिशिया फॉर डूइंग द ब्लास्ट। तो टर्की ने कहा है कि दैट YPG शुड विड्रॉ फ्रॉम की टाउन्स ऑन द बॉर्डर ऑफ सीरिया एंड टर्की, अदरवाइज द अटैक विल बी रिज्यूम्ड सून। तो टर्कीज प्रेसिडेंट जो हैं रेसिप तैयब एर्दोगन, ये चाहते हैं कि टर्की और सीरिया के बीच में एक बफर जोन हो, ओके, एंड अंकारा सीज द YPG एज एन आइडियोलॉजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ब्रदर ऑफ द PKK। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, टर्की को प्रॉब्लम किसके साथ है, YPG के साथ, पर YPG को सपोर्ट किसका है, USA को। अब YPG का सपोर्ट USA को क्यों है, बिकॉज YPG इज फाइटिंग ISIS इन सीरिया, ठीक है। उसके बाद सीरिया में मामला अगर डिस्टेबलाइज हुआ तो सीरिया इट इज़ एन एलाई ऑफ रशिया, तो टर्की और रशिया के बीच में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे द वे आउट इज़ दैट मिस्टर एर्दोगन ही शुड होल्ड टॉक्स विद रशिया एंड US विच हैव बेटर टाइज विद रशियन कुर्ड्स टू फाइंड अ वर्केबल सॉल्यूशन टू स्टेबलाइज द बॉर्डर। जैसे कि अब जो टर्की का एक्शन है एक्चुअली, जिसको अगर आप देखेंगे कि सीरिया में जो है ISIS का राइज को रोकना है, बट टर्की जिन टेरर ग्रुप्स को अटैक करना चाहता है वो सारे के सारे ISIS के अगेंस्ट फाइट करते हैं। अब रशिया और USA का दोनों का इंटरेस्ट है कि टर्की में ISIS का राइज नहीं होना चाहिए, गॉट इट। सो व्हाट टर्की कैन डू, सिंस टर्की इज द मेंबर ऑफ NATO एंड टर्की ऑल्सो हैज़ गुड रिलेशन विद रशिया, जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग रहे थे तो टर्की इज़ द मेंबर ऑफ NATO, उसके बाद भी टर्की ने वेस्टर्न सैंक्शंस में पार्ट नहीं लिया।
So Turkey also has a good relation with Russia. So Turkey can hold talks with US and Russia to pressurize the Syrian Kurdish party to stop attacking the cities in Turkey. Now Kashi Tamil Sangamam, 30-day Kashi Tamil Sangamam. So देखिए, what is the aim of this program? This program aims to celebrate the bond between Kashi, which is the ancient name of Varanasi, and Tamil Nadu under the framework of Ek Bharat Shresth Bharat. Okay, now Ek Bharat Shresth Bharat खुद enhance करता है interaction between people of different states and union territory. If you will just see that Prime Minister has also referred to Kashi as cultural capital of India. Okay, and then the Kashi Tamil Sangamam, it presents a panoramic Hindu identity by linking two regions as the oldest and most important centers of traditional knowledge system. So this is the importance of Kashi and Tamil Nadu in the Hindu identity. Okay. उसके बाद आप देखेंगे that ancient Indian philosophers from Tamil Nadu like Ramanujacharya, they traveled to Kashi to expand their spiritual learnings. तमिलनाडु में दो temples हैं, okay, that is Tenakasi and Sivakasi temples, which were inspired by Varanasi's Kashi Vishwanath temple. After the Pandya king Adhivira Rama Pandyan, he went on pilgrimage to Varanasi. उसके बाद तमिल ब्राह्मण वेडिंग्स में मतलब ग्रूम मतलब दूल्हा जो होता है, इट एम्बार्क्स ऑन अ काशी यात्रा बिफोर ही इज कॉल्ड बैक टू मैरी द ब्राइड. देन काशी इज ऑल्सो रेफर्ड इन तमिल टेक्स्ट एज कलिटोकई एंड थिरुपुराज. नाउ अब काशी तमिल संगमम में देखिए क्या क्या हुआ है. दैट रिलीज ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ थिरुकुरल इन 13 लैंग्वेजेस. देन a chair under the name of Tamil poet Subramaniam Bharati or Bhartiyar would be set up in Banaras Hindu University. Now see, अब यहाँ पे देखिए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. द काशी तमिल संगमम वॉज प्रपोज्ड बाय द हाई पावर्ड कमिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस और भारतीय भाषा समिति अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. सो अ कॉन्सेप्ट नोट वॉज मेड बाय इट्स चेयरपर्सन चम्मू कृष्ण शास्त्री एट द एंड ऑफ September, and final decision was taken in October 2020 to hold such things. Okay. अब इस वेबसाइट में देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी मेंशन है, जिसको तमिलनाडु बहुत स्ट्रांगली तमिलनाडु का जो गवर्नमेंट है जिसको बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर रहा है. सो द वेबसाइट फॉर द इवेंट सेज दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू एंश्योर अ होलिस्टिक अप्रोच टू एजुकेशन एज मेंशन्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. The next is linking of Aadhaar and electoral ID is voluntary, says Rijiju. तो ये न्यूज़ को समझने के लिए आपको एक एक्ट के बारे में जानना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021. ठीक है. अब ये जो एक्ट है, इस एक्ट ने क्या किया कि दिस एक्ट हैज़ मेड द वॉलंटरी लिंकिंग ऑफ आधार वोटर ID कार्ड विद आधार कार्ड टू वीड आउट फेक वोटर IDs. ठीक है. So this is the act which provides for that. Along with that, this act also provides 4 days for registration of any person who has turned 18 as voters. पहले सिर्फ साल में एक बार होता था, अब 4 बार कर दिया है. जनवरी, अप्रैल, देन जुलाई एंड अक्टूबर. ये 4 मंथ में anybody can register themselves as the वोटर्स. द नेक्स्ट इज कि जो किरण रिजिजू हैं लॉ मिनिस्टर हमारे, उन्होंने कहा है कि दैट मोर देन 54 करोड़ ऑफ नियरली 95 करोड़ टोटल वोटर्स हैव ऑप्टेड टू लिंक देयर आधार डिटेल्स विद देयर वोटर ID. Then the next is that the election commission does not store the Aadhaar numbers in its database. The Aadhaar number is used only for authentication, and EC, that is election commission, does not retrieve any personal information from UIDAI Aadhaar database. The next is Lok Sabha clears bill to add Himachal's Hatti community in ST list. So लोक सभा ने पास किया है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर द थर्ड अमेंडमेंट बिल 2022 to include Hatti community in Transgiri region of Sirmaur district in Himachal Pradesh in the scheduled tribes list of the state, that is of the Himachal Pradesh, after Tribal Affairs Minister Arjun Munda moved the motion to have the bill passed. The next is China is expanding model villages in strategic areas. तो यहाँ पे एक बात हो रही है, that is the term is called as Xiaokang, that is moderately prosperous villages close to the line of actual control. So China is expanding the chain of model villages along the LAC in Uttarakhand, Sikkim and Arunachal Pradesh, including in the Chumbi Valley. Okay, so Chumbi Valley, it is strategically located to Siliguri corridor.
सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या होता है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन स्नैक भी कहते हैं. So if you will just see the map of India, okay, so if you will just see, तो जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ठीक है ना, उसको एक्सेस करने के लिए एक नैरो वेस्ट बंगाल और असम का रीजन आता है. ओके, थ्रू दिस नैरो पैसेज यू कैन गो टू नॉर्थ ईस्ट रीजन. so this narrow passage is called as Siliguri corridor, which is strategically located near Chumbi Valley. तो चुम्बी वैली के पास भी चाइना इज डेवलपिंग मॉडल विलेजेस. ओके, नाउ उत्तराखंड में भी ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, इन चुरुप एरिया लोकेटेड 11 किलोमीटर फ्रॉम LAC. Now there is a connection between Yangtze face-off, which recently happened in Tawang sector in Arunachal Pradesh, and Jiaokong villages, according to former Adjutant General and 14 Corps Commander Lieutenant General Rakesh Sharma. So he's just asking a question that did the PLA troops avail of Jiaokong village in proximity as a base for build up for clash at Yangtze? मतलब इन्होंने क्या जियागोंग को एज अ बेस यूज किया था, क्योंकि वो विलेज है, इट इज़ नॉट अ मिलिट्री बेस, ठीक है, but military may use for clash at certain points. Okay, so he's just posing a question that there may be some connection, that there may be the dual use of this 628 villages established all along the line of actual control. Right now, the next is a problem of concern that I per the intelligence report, that 3 to 4 months back large PLA deployment had been observed around the Sthetang camp, which is southeast of Lhasa and about 150 km from LAC, opposite to Arunachal Pradesh. Now ये इंडिया और रशिया के बारे में है. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड अ टेलीफोन कन्वर्सेशन विद रशियन प्रेसिडेंट Vladimir Putin and reiterated the requirement for peace and diplomacy to tide over the crisis in Ukraine. ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले जब समरकंद में जब SCO का हेड ऑफ स्टेट समिट हो रहा था, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पहली बार रशियन प्राइम मिनिस्टर को कहा, प्रेसिडेंट को कहा था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर. ओके, एंड इंडिया इज कॉलिंग फॉर पीस एंड डिप्लोमेसी टू रिजॉल्व द इशू. Okay, along with that, they also discussed mutual investment in areas of cooperation such as energy, agriculture, transport and logistics. उसके साथ साथ now India is going to be the chair of G20 and SCO for 2023. So two leaders also discussed close coordination regarding the Indian presidency of G20 and Shanghai Cooperation Organization. Now the next is 2500-year-old puzzle solved by Indian student. तो कैम्ब्रिज में एक PhD स्टूडेंट हैं इंडिया के, ऋषि राज पोपट. तो उन्होंने 2500 ईयर ओल्ड जो एक पजल था संस्कृत ग्रामर का, since 5th century BC, he has solved that problem in his thesis called as In Panini We Trust, Discovering the Algorithm for Rule Conflict Resolution in Ashtadhyayi. अष्टध्यायी क्या है? ये संस्कृत का एक ग्रामर बुक है which was written by Panini. अब देखिए जो इन्होंने मेथड डिस्कवर किया है, so the 2500-year-old algorithm decoded by Rishi Raj Popat makes it possible for the first time to accurately use Panini's so-called language machine. तो अब इसका एक जो आउटकम होगा वो क्या होगा? टू डिराइव एनी संस्कृत वर्ड, टू कंस्ट्रक्ट मिलियंस ऑफ ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड यूजिंग Panini's रिवर्ड लैंग्वेज मशीन, विच इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स इन हिस्ट्री. द नेक्स्ट इज जापान शेक्स अप इट्स डिफेंस पॉलिसी, वॉर्न्स ऑफ चाइना थ्रेट. तो जापान जो है नाउ is going to increase its defense spending to 2% of GDP by 2027. It is going to reshape its military command, acquire new missiles that can strike far-flung enemy launch sites. Okay, so this is the new thing which is happening in Japan to increase its military capability. Okay, तो जापान और इंडिया के बारे में बता दूं that both are the members of Quad. Okay, and this time the Malabar naval exercise of Quad, it was held in Japan. The next is Russia fires missile barrage at Ukraine energy network. So a fresh barrage of deadly Russian strikes battered Ukraine on Friday, cutting water and electricity in major cities and piling pressure on the grid in sub-zero temperature. तो एक तो टेम्परेचर जो है वो जीरो के बीच में है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है. अब देखिए रशिया कैसे अटैक कर रहा है. रशिया इज अटैकिंग ऑन दी एनर्जी नेटवर्क. ओके, अब हम चलते हैं स्पोर्ट्स की तरफ. पहला इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स का न्यूज़ है, नीरज चोपड़ा डिस्प्लेसेस यूसियान बोल्ट इन ग्लोबल इंटरेस्ट चार्ट. सो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एथलेटिक्स, दे हैव सेड दैट इन 2022
Indian javelin star Neeraj Chopra displays the charismatic bowl. So Neeraj leads the way with 812 articles ahead of a troika of Jamaican women sprint stars. Okay, एंड बोल्ट. सो बोल्ट को भी इन्होंने पीछे कर दिया है. और जो जैमेशन वुमेन स्प्रिंट स्टार्स हैं लाइक एलेन थॉमसन हेरा, ओके, देन शेलिन एंड फ्रेजर प्रीसी एंड शेरिका जैक्सन एंड यूशियान बोल्ट, इन सबको इन्होंने पीछे कर दिया है. द नेक्स्ट इज द स्पोर्ट मिनिस्टर अनवील्स हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी बिफोर लेजेंड्स. ओके, सो आवर नेशन इज गोइंग टू होस्ट द वर्ल्ड कप in hockey. It will be hosted at Bhubaneswar and Rourkela from January 13 to January 29 in 2023. So after Uttar Pradesh, Punjab and Haryana, it was the turn of Delhi to unveil the cup. So sports minister जो अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने unveil किया इस कप को, and this cup was handed over to the 1975 World Cup winning captain Ajit Pal Singh at Dhyanchand National Stadium in New Delhi. So friends, that's all for today. We will meet next week with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.